बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज अदालती महाज पर इमरान खान साहब के लिए अच्छा दिन था। दो अहम मुतालबात थे उनके, आज वो दोनों पूरे हो गए और दोनों मुतालबात पूरे होने के बाद इमरान खान साहब ने अदालत के सामने एक और मुतालबा रख दिया। देखना होगा कि वो पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन आज का दिन इमरान खान साहब के लिए अदालती महाज पर कम अज़ कम अच्छा रहा। ये उनका अच्छा महाज था। दूसरी तरफ उनके लिए एक बुरी खबर भी है, और बुरी खबर यह है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, और उसका इजहार जो है आज आपको कौमी असम्बली के इजलास में देखने को मिला। इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अहम है। वो डेवलपमेंट ये है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आपको बतदरीज आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की अहमियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसकी पूरी तफसील क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं पहली खबर की तरफ। आज इमरान खान साहब की अडियाला जेल के अंदर जो उनका अलकादिर ट्रस्ट केस है उसकी समाअत थी, और उस समाअत के दौरान इनकी जानिब से दो दरखास्तें दायर की गई थी। एक दरखास्त तो ये दायर की गई इमरान खान साहब की जानिब से कि उनके जो जहां अदालत लगती है वहां पर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, शीशे लगा दिए गए हैं, और इनका जो मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन होता था उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है और वो हाइल हो गई, लिहाजा वो बात भी नहीं कर सकते। और जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको भी जज साहब ने रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे पूछा कि आपको किस किस्म का मसला दरपेश है। तो उनकी जानिब से भी बताया गया कि इन दीवारों की वजह से वो जो कार्रवाई होती है अदालती, वो उसको सुन नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, इसलिए उनको भी मसाइल दरपेश हैं। तो अदालत की जानिब से इसका फौरी एक्शन लेते हुए जेल इंतजामिया को हुक्म जारी किया गया कि इन दीवारों को फौरी तौर पर हटाया जाए। और साथ ही जज साहब ने इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जज साहब ने फरमाया कि जब तक ये दीवारें नहीं हटेंगी और आइंदा इसके ऊपर समाअत अगली जो है वो नहीं होगी, उस वक्त तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये इमरान खान साहब की एक बड़ी फतह थी, और सहाफ़ियों के लिए भी यकीनन बात यह है कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, वो कोई दहशतगर्द तो है नहीं, और ये कोई दहशतगर्दी का मुकदमा भी नहीं चल रहा। बावजूद आपने अदालतें जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर लगाई गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से। तो आप अगर अदालत जेल के अंदर भी, एक तो जेल के अंदर है यानी इटसेल्फ एक पाबंदी है बहुत बड़ी, जिसमें आम लोग जा नहीं सकते, सिर्फ वही लोग इसके लिए जाएंगे, उनकी फैमिली के लोग, उनके वकला, और वो सहाफ़ी हजरात दो तीन तीन चार चार गेटों से अपनी क्लियरेंस करवा के वहाँ तक पहुँचते हैं, अहाते तक। और अगर अंदर पहुँचाने के बावजूद भी आप उनको वो कार्रवाई ना देखने दें या उनको गुफ्तगू ना करने दें, तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी थी, जिसको जज साहब ने ख़त्म किया और अहकामात दिए कि इन तमाम दीवारों को, इन शीशों को, इन सब चीज़ों को हटाया जाए और जो पुरानी सूरत हाल थी उस पर वापस लाया जाए। तो ये इमरान खान साहब के लिए न सिर्फ अदालत के अंदर या अडियाला जेल के अंदर, बल्कि उनके मौक़िफ़ के लिए एक बहुत बड़ी फतह है, मैं समझता हूँ। एक मुतालबा इनका ये था जो पूरा हो गया, अदालत की जानिब से उस पर यानी एक्शन ले लिया गया। दूसरा इनका अहम मुतालबा था जिसके ऊपर वो बड़े सख्त गिर हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब उनकी रेड लाइन है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान साहब की रेड लाइन है, क्योंकि उनके इशू के ऊपर जो मैंने उनकी सख्ती देखी है मौक़िफ़ में, वो शायद आम इशूज़ पर इतनी नहीं होती। आपको याद है कि आज से 2 दिन पहले भी मैंने आपको गुजारिश की थी कि जज साहब के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है? ये ISI कर रही है और आर्मी चीफ के कहने पे कर रही है, और मैं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर इसकी बैरिस्टर गौहर ने वजाहत की, आर्मी चीफ अलग होता है, फौज अलग होती है, किसी एक शख्स का नाम लेना आर्मी के, तो वो आर्मी के इंस्टीट्यूट को नाम लेने के मुतरादिफ नहीं होता। तो इमरान खान साहब बुशरा बीबी के हवाले से इस हद तक आगे चले गए थे। आज फिर जज साहब ने इसकी भी इन्होंने दरखास्त की थी मेडिकल के लिए। आज जज साहब ने उनकी इस दरखास्त को, इस इस्तदा को भी मंजूर किया और उसके ऊपर भी अहकामात जारी कर दिए, और इनका यह मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया कि डॉक्टर आसिम यूनुस, जो कि इमरान खान साहब के तिब्बी जो हैं वो डॉक्टर हैं और बुशरा बीबी का भी इलाज मुआवजा वो देखते हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, मसरूफ़ भी होते हैं। आज जज साहब ने कहा, पूछा इमरान खान साहब से क्या उनको हम तलब कर सकते हैं, तो क्या वो आज पेश हो सकते हैं? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो वो पेश हो जाएंगे। तो इसके बाद जज साहब ने जो अडियाला जेल हुकाम हैं उनको अहकामात जारी किए कि आप इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का जो मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल जो इनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। उसमें जो अडियाला जेल के डॉक्टर्स हैं वो शामिल हों, और इनके मुतालबे के मुताबिक डॉक्टर आसिम यूनुस जो हैं वो भी उस बोर्ड का हिस्सा हों, और बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी जो है वो करवाई जाए। तो ये इमरान खान साहब का एक दूसरा और देरीना मुतालबा था, जिसको आज अदालत ने फिर तस्लीम किया, और अब अहकामात भी जारी कर दिए कि उनका मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाया जाए। और आज ही जब तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जज साहब ने, तो उनका यह कहना था कि मुतअद्दिद बार पहले भी कहा गया, लेकिन इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब अदालत की जानिब से एक बार फिर ऑर्डर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि अब उनके जो अहकामात हैं
उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। गालिब इम्कान यही है कि अमल दरामद ज़रूर होगा और इमरान खान साहब का ये दूसरा मुतालबा भी पूरा होगा, जो कि उनके लिए खुशाइंद है। आज उन्होंने फिर 2 मुतालबात पूरे होने के बाद तीसरा मुतालबा किया, और वो तीसरा मुतालबा जज साहब के साथ जो मुकालमा हो रहा था उसके दौरान ही उन्होंने किया, वो कोई प्री प्लान नहीं था। जज साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा कि आप सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू ना किया करें और अदालत का जो वक़ार है उसको आप मलहूज़ खातिर रखें कि है तो वो अदालत ही, तो आप उस दौरान उनके साथ गुफ्तगू ना करें। तो इमरान खान साहब ने कहा, वो भी आपको पता है ब्लंट आदमी है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जैसे ही ये समाअत ख़त्म होती है सहाफ़ियों को यहाँ से निकाल दिया जाता है या सहाफ़ी यहाँ से चले जाते हैं, तो मुझे वहाँ उनसे गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलता। या तो आप ये मेहरबानी कर दें, यानी उनकी इस्तदा थी कि जब समाअत कंक्लूड हो जाए तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दिया करें ताकि मैं इनसे गुफ्तगू कर लूँ, और गुफ्तगू क्यों करते हैं उसकी उन्होंने वजह भी बताई। इमरान खान साहब का यह कहना है कि बाहर मुझसे मंसूब बहुत सारी बातें गलत हो जाती हैं जिसके ऊपर मुझे फिर यहाँ पे जवाब देना पड़ता है, तो इन्होंने तौजीह भी पेश कर दी। अब अदालत उनको ये इजाज़त तो नहीं दे सकती, यानी अलाउ करना वो एक खबर बन जाएगी कि जज साहब ने खुद एक मुलजिम को या एक मुजरिम, अभी वो कैद में तो हैं, तो उनको जनाब इजाज़त दे दिया कि आप समाअत के दौरान जो है या समाअत के बाद मखसूस 10 मिनट के लिए आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं सहाफ़ियों से। तो ये तो अदालत की जानिब से नहीं कहा गया, लेकिन वो उनको मना भी नहीं किया गया कि आप इनसे गुफ्तगू ना करें। तो इमरान खान साहब के लिए बहरहाल एक दरवाज़ा ओपन है और वो गुफ्तगू कर सकते हैं। जो उनके कंसर्न्स हों, जो उनके पॉलिसी बयान हों, वो फिर मीडिया को वहाँ पे यानी दे सकते हैं, जिस तरह के हम आपको रिपोर्ट भी करते हैं वहाँ से उन्होंने क्या कहा, क्या गुफ्तगू हुई, क्या सवाल जवाब हुए, और जो कंट्रोवर्सीज बनी हुई है बिलखुसूस ये जो अभी सऊदी अरब वाले मामले के ऊपर शेर अफजल का बयान था, उसके ऊपर उनकी वजाहत बड़ी ज़रूरी थी और वो वजाहत उनकी जानिब से आ गई, अगरचे उसमें बड़ा झोल मौजूद है, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। सिर्फ इतना कह देता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब को इतने गैर अहम आदमी नहीं है। अगर वो इतने गैर अहम आदमी होते जिन्होंने ये बयान दिया, रजीम चेंज में सऊदीया का किरदार था, अगर वो इतने गैर अहम होते तो उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद न किया जाता। इमरान खान साहब उनको नामजद कर चुके हैं और आज उनका नाम बाकायदा तौर पे दे भी दिया गया है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। तो वो गैर अहम आदमी नहीं है और वो अपनी ज़ात से भी ऐसा बयान नहीं जारी कर सकते। कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का इसमें जिसको कहते हैं कॉन्सेंट या कम अज़ कम नोडिंग, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने इससे इनकार नहीं किया होगा अगर ये ऐसी बात करना चाहें शेर अफजल मरवत साहब। तो शेर अफजल मरवत ना खुद अहम है, ना गैर अहम है, और ना ही उनका बयान गैर अहम है, और इमरान खान साहब की किसी न किसी हद तक उसमें कॉन्सेंट थी। देखते हैं अब उनका तीसरा मुतालबा जो है इमरान खान साहब का वो मंजूर होता है या नहीं होता। इम्कानात उसके बहरहाल बहुत कम है, जो मैं गुजारिश कर चुका हूँ। तो लेकिन यह है कि उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी कि आप बात नहीं कर सकते। फतह उनकी ये हुई, मेडिकल वाला मुतालबा पूरा हो गया, उनके डॉक्टर वाला मुतालबा पूरा हो गया, एंडोस्कोपी का मुतालबा पूरा हो गया, फिर उसके बाद उनका अपना तिब्बी मुआयना डॉक्टर आसिम यूनिस की सरबराही में या उनकी मौजूदगी में वो मुतालबा भी पूरा हो गया। इसके साथ ही उन्होंने एक तीसरा मुतालबा रख दिया, वो मुतालबा पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। तो अदालती महाज के ऊपर, क्योंकि वो जेल में हैं, अदालत वहीं लगती है, तो इस पे उनकी आज ये फतह हुई, और मैं तीसरी जो मुतालबा है उसको भी फतह ही समझता हूँ। अगर अदालत पाबंदी लगा देती कि आपने बात करनी ही नहीं है, फिर अगर इमरान खान साहब बात करते तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते, लेकिन अदालत ने उनको रोका नहीं है। अब आते हैं दूसरे इशू की तरफ। आज नेशनल असम्बली का इजलास था, 2 अहम खबरें वहां से आई। गालबन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो हम आपको उसकी जो दास्तान है वो बता देते हैं। एक इजलास कल हुआ जो कि पार्लिमानी साल का आगाज था और पहला इजलास था, और रिवायत के मुताबिक सदर मुमलिकत उससे खिताब करते हैं और उन्होंने खिताब किया, और जो कुछ वहां पे हुआ, कल उनकी बारी थी, यानी अपोजिशन की, इनकी बारी तो थी तकरीर करने की हुकूमत की। उन्होंने सदर मुमलिकत ने खिताब किया, अपोजिशन ने जो हंगामा हराई की। आज ऐसा महसूस होता है कि स्पीकर साहब की जानिब से उस कल वाली कार्रवाई के ऊपर बदला लिया गया। बदला कैसे लिया गया? 2 एक्शन उन्होंने लिए। एक तो ये कि अपोजिशन के ऊपर सख्ती बढ़ा दी, दूसरा ये आज यानी जो आज इजलास था नेशनल असम्बली का, उसमें उन्होंने सख्ती बढ़ाई। और सख्ती के बाद दूसरा जो था, कल के जो 2 रुकन थे MNAs, एक ये थे जमशेद दस्ती साहब और दूसरे मोहम्मद इकबाल साहब, उन दोनों की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी। जो ये इजलास जारी है, पीर तक मुलतवी हो चुका है, इस इजलास के दौरान वो कौमी असम्बली में नहीं आ सकते, तो ये उन्होंने एक्शन भी ले लिया। अब उसके अलावा जब आज तकारीर का सिलसिला पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात हो रही थी, उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बात की, बैरिस्टर गौर साहब जो कि चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी बात की। जब इनका मुकालमा स्पीकर के साथ हो रहा था तो स्पीकर साहब की टोन बड़ी सख्त थी, लहजा बड़ा सख्त था उनका, और वो जिसको कहते हैं ना, इनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे। अमूमन स्पीकर जो होता है उसकी कोशिश होती है, वैसे बाय द बुक स्पीकर इम्पार्शल होता है,
उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता जब वो उस मसनद पे बैठता है। वो एक शख्स नहीं होता, वो एक पोजीशन होती है, स्पीकर की पोजीशन होती है। चाहे उस पर जो भी बंदा बैठा हो वो न्यूट्रल होता है, उसको न्यूट्रल होना चाहिए बाय द बुक। लेकिन यहां पे जो सूरत हाल है, जो हकीकी पिक्चर होती है, वो जिस जमात का होता है उसकी जो झुकाव होता है वो भी उसी की तरफ होता है। आज स्पीकर साहब का जो कंडक्ट था वो टुवर्ड्स पीटीआई बहुत सख्त था। मैं उसकी वजूहात पे भी आता हूं। एक ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है ना, उसके उनके यानी ये सख्ती करने की, उसकी मैं पूरी रीजंस आपके सामने रखता हूं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस जो पॉलिटिकल महाज है, लीगल महाज तो चल ही रहा है, इसके ऊपर उनके साथ सख्ती होने जा रही है, जिसका आगाज आज आपको नजर आया। एक वाकया तो ये था, मैं इसकी तफसील में आता हूं। जूतों वाला जो वाकया हुआ, आज अंदाजा लगाएं, ये बदकिस्मती की बात है हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर मसाजिद से जूते चोरी होना एक कल्चर का हिस्सा है हमारे। मुझे नहीं पता बाकी मुल्कों में ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन ये एक बड़ी गिरी हुई हरकत है। मस्जिद है, नमाज पढ़ रहे हैं लोग, कोई खौफ खुदा होता है किसी इंसान को कि वो नमाज पढ़ने वाले शख्स के जूते वहां से चुरा के ले जाए? कोई ज़मीर होता है, कोई मतलब कोई अंदर की आवाज़ होती है, इस हद तक गिर जाना। अब एक तो होती है आम मसाजिद जहां पे कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं होता, अल्लाह के आसरे पे ही होता है अल्लाह का घर, तो लोग आते हैं जूते छुपा छुपा के भी रखें तो बाज़ औक़ात छुपी हुई जगह से भी चोरी हो जाते हैं। अब आ जाएं आप रेड जोन के अंदर। रेड जोन के अंदर पार्लियामेंट पे कौन बैठे हैं? पूरे मुल्क से मुंतखब नुमाइंदे, जिन्होंने पॉलिसियां बनाना है, जिन्होंने सब कुछ करना है। उससे ज्यादा सिक्योरिटी या उससे ज्यादा सिक्योर जगह कौन सी होगी? आप जाएं पार्लियामेंट की मस्जिद में नमाज पढ़ के दिखाएं, आपको जाने कोई नहीं देगा। रेड जोन से गुजरने में आपको 10 जगह चेक किया जाता है, फिर आप वहां अब जो अंदर लोग, खबर क्या थी बुनियादी तौर पे? कोई 1 या 2 या 3 नहीं थे जूते, 20 से ज्यादा जूते। ये खबर आई कि 20 से ज्यादा जूते नमाज जुमा के दौरान उन लोगों के जो अंदर नमाज अदा कर रहे थे। अब वो नमाज कौन अदा कर रहे होंगे? अरकान पार्लियामेंट थे, सहाफ़ी थे और दीगर जो अफसरान होंगे वहां के पार्लियामेंट के, वो लोग वहां पे थे और उनके 20 से ज्यादा लोगों के जूते चोरी हो गए। अब ये कितनी यानी कलक कटिका है हमारे माथे के ऊपर। पार्लियामेंट से अगर ये ऐसा काम होता है पार्लियामेंट की मस्जिद में, तो वो ये लोकल खबर नहीं बनती, वो फिर इंटरनेशनल खबर बनती है। अभी आपको याद है कि गुज़श्ता दिनों भिखारियों के हवाले से खबर आई, बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, तो बिलखुसूस सऊदी अरब की बात आई, तो वहां पे 90% जो भिखारी थे वो पाकिस्तानी निकले। या खुदा का खौफ करें, ठीक है हालात बुरे हैं, कोई आप अपने ज़मीर की आवाज़ को भी सुनते हैं। यानी यहां से, बल्कि मुझे आज भी याद है मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर खबर आई थी, एक ग्रुप को पकड़ा गया बाकायदा जो सऊदी अरब जा रहा था, फिर उनसे तहकीक हुई, तफ्तीश हुई, क्योंकि जब वो खबर आई थी तो उसके बाद यहां क्रैकडाउन शुरू हुआ था। और क्रैकडाउन के अंदर जब वो वाला वफ्द एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद था उम्रे की अदायगी के लिए जाने के, तो उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये साबित हुआ कि वो यहां से जाते हैं और वहां जाके यही काम करते हैं। फिर उधर एक तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी हुई, फिर आज ये पार्लियामेंट की मस्जिद के अंदर जो काम हुआ है, इससे मुझे बताएं हमारी कितनी एक इज्जत में इजाफा होगा, कितनी एक हमारी नाक कटेगी इसमें। तो बहरहाल इसके ऊपर स्पीकर साहब ने अच्छा किया, एक्शन लिया और इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है। सार्जेंट एट आर्म्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनको ऑर्डर किया है कि आप इसकी सीसीटीवी फुटेजेस देखें, इंक्वायरी करें। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को सख्त तरीन सजा दें ताकि आइंदा जूते को हाथ लगाते हुए उनके हाथ कांपें, अपने जूते को हाथ लगाते हुए भी, इसलिए कि वो ये जहन में आ जाए किसी और का तो नहीं उठा रहा मैं। तो ये बहुत जरूरी होगा। स्पीकर साहब से हम भी दस्तबदस्ता गुजारिश करेंगे इसके ऊपर एक्शन सख्त लें। बात जूते की हद तक नहीं है, बात आपके तासुर की है, आपके मुल्क के, पार्लियामान के, इन सब चीजों के। तो इसलिए इसके ऊपर जरूर एक्शन होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब आते हैं आज की इजलास के ऊपर। मैंने आपको कहा कि हुकूमत के लिए मुझे नजर आ रहा है, अपोजिशन के लिए यानी बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आगे हुकूमत ने फैसला कर लिया है सख्ती करने का। उसकी वजूहात क्या है? एक इजहार तो आपको यहां आज नेशनल असम्बली के अंदर नजर आया और मैं बल्कि उसमें से कुछ चीजें आपके सामने गुजारिश कर दूं। जब उमर अयूब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, याद रहे वो अपोजिशन लीडर हैं, इधर कायद ईवान होता है यानी प्राइम मिनिस्टर, और उधर जो होता है वो अपोजिशन लीडर होता है, पूरी अपोजिशन को लीड कर रहा होता है, वो उसका हेड होता है किस्म का। तो जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उमर अयूब साहब ने कहा कि आप स्पीकर को मुखातिब करके कहा आप तहम्मुल से मेरी बात तो सुन लें। उसके ऊपर स्पीकर साहब ने कहा मैं हमेशा तहम्मुल करता हूं लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यानी उनका तहम्मुल, उनका सब्र, वो जवाब दे गया था। एक बात आप जरूर जहन में रखें, वो ये है कि अगर ये कमजोर हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत कमजोर होती है, लेकिन ये तो वैसे भी बड़ी कमजोर हुकूमत है। वो मैंने कल भी गुजारिशात की थी, फॉर्म 45, 47 वाला मामला, इवन नवाज शरीफ की सीट, मरियम नवाज की, ख्वाजा आसिफ की, इस तरह बहुत सारी और सीटें हैं, सलमान अकरम राजा साहब वाली सीट जो है। तो ये कमजोर फुटिंग के ऊपर तो है, और जो कमजोर हुकूमत हो तो वो इस तरह चढ़ नहीं दौड़ती। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और कमजोर हुकूमत ये कैसे कर रही है? खुद से नहीं कर रही, वो उनको गोए हेड मिला है।
कि इनको डील करें और टेंशन फ्री होकर डील करें। ये महसूस हो रहा है, ये इस तरह की यानी वाइब्स आ रही हैं, ये इंप्रेशन मिल रहा है कि इनको ठीक है मंड के रखो। तो आज वो मंडने का सिलसिला आपको वहां पे नजर आया। इमरान खान साहब की कल परसों की गुफ्तगू बड़ी सख्त थी। अब इमरान खान साहब ने तो जिसको कहते हैं ना फैसला कर लिया है कि वो बात करेंगे ही नहीं। कल मैंने गुजारिश की थी शायद वो उधर बात करना चाहते हैं, पैगामात भी गए, शायद कुछ तरह की बात थी, लेकिन वैसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। दरवाजा बज़ाहिर वहां से भी बंद लग रहा है और इनसे वो बात नहीं करना चाहते। खुद वो कहते हैं मैं जेल बैठा रहूंगा। पार्टी जो है उनकी तकालीफ में मेरे ख्याल में अब इजाफा होगा और आने वाले दिनों में ये आपको नजर आएगा, जिसकी झलक आज हमें नेशनल असम्बली के इजलास के अंदर नजर आई। तो ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गौर करना पड़ेगा। आपको डिवाइड तहरीक इंसाफ के अंदर खुली नजर आ रही है। दो ग्रुप हैं जो कह रहे हैं खुदा का वास्ता है थोड़ा कहीं मिल मिला के कोई रास्ता निकालें ताकि आगे चलें, पार्टी को बचाएं और मामला ठीक हों। लेकिन इमरान खान साहब इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पे एक पहले वीडियो कर चुका हूं और उसमें कहा था, उन्होंने कहा कि मेरी लाश यहां से जा सकती है लेकिन मैं इनके साथ मुफाहमत नहीं करूंगा। अगर वो अपने आप को बंद गली में लेके जा रहे हैं तो फिर वो तो जेल में बैठे हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी है उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। अब मैं आता हूं उसकी वजूहात क्या है। उसकी वजूहात जो ताज़ा तरीन है मैं उसके ऊपर आपको रोशनी डाल देता हूं। मैंने जो आखिरी टॉपिक भी रखा, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपको रोशनी डालता हूं कैसे, और उसके साथ ये महसूस भी हो रहा है कि राहें जो हैं वो खुल रही हैं मुश्किलात के बावजूद। अब आपको पता है सऊदी अरब का वफ्द वो अभी यहां से मिल मिला के गया, 2 दिन का उनका दौरा था, उनके वजीर खारजा आए हुए थे। 5 से 7 अरब डॉलर जो है वो पाइपलाइन में है, इस वक्त अमल दरामद उस पर शुरू हो जाएगा। और इन सब का जो ऊपर है यानी जिसको कहते हैं ना मरकज है वो है SIFC। SIFC के तहत ये चीजें हो रही हैं और SIFC किसका ब्रेन चाइल्ड है? आर्मी चीफ का। तो उनकी इनपुट उसमें शामिल है। और ये आपको याद रहे, बाहर के ममालिक, ये कड़वा सच है, बाहर के ममालिक हमारी हुकूमतों की निस्बत हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा दौरे जब भी होते हैं पहले हमारे आर्मी चीफ जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे वज़राए आज़म जाते हैं, मामला तय होते हैं, तो उनको एश्योरेंसेस चाहिए होती हैं कि भाई ये सब कुछ सेफ होगा, ठीक होगा, वगैरह वगैरह। उनका दौरा हो गया, पाइपलाइन में आ गई 5 से 7 अरब डॉलर की जो हमारी सरमायाकारी का इब्तदाई मरहला है, एक वो हो गया। उसके बाद जब वज़ीर आज़म गए थे उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को MBS को दावत दी थी दौरे की पाकिस्तान की, वो कबूल उन्होंने कर ली थी। वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में यानी अगले महीने हो सकता है वो आए पाकिस्तान या उससे अगले महीने आए। बहरहाल उनका दौरा पाइपलाइन के अंदर है। अभी वो वफ्द उनका वापस पहुंचा, उसके साथ ही उनका एक और वफ्द पाकिस्तान में पहुंचा। उनके मुआविन वजीर दिफा जो हैं सऊदी अरब के, आज उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई और उनकी दीगर मुलाकातें भी हुई। यानी 2-3 दिन के अंदर उनके ये दूसरा वफ्द है, उसका भी दौरा हो गया। और आज वजीर आज़म से तुर्किया का एक वफ्द मिला और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी में बड़ी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया, उनकी मुलाकात भी हो गई। और आज ही के दिन ईरानी सदर जो हैं, आप देख लें इस वक्त ईरान इसराइल का जो मामला है वो एक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वो इंटरनेशनल खबर है, लाइमलाइट के अंदर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे। उसके सदर ईरान के जो हैं उनका सिक्योरिटी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और वो परसों यानी 22 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं ईरान के सदर। तो उसको भी आप देख लें। फिर इसके अलावा दीगर जो हैं वजीर खजाना हमारे वो इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो 6 से 8 अरब डॉलर का वो मामला जो है वो भी हमें होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अमेरिका भी ऑन बोर्ड है इस हवाले से। पाकिस्तान की एफर्ट्स, हर फ्रंट के ऊपर ये एफर्ट हो रही है जो कि बज़ाहिर फ्रूटफुल होती हुई नजर आ रही है। मुझे बताएं इस सूरत हाल, और ये सब कुछ हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट उनके इत्तफाक से हो रहा है। और इसमें जो रखना डालेगा, मैं पहले भी कई मरतबा गुजारिश कर चुका हूं कि रियासत के आगे जो तरजीहात हैं सारी, उसमें टॉप पे ऊपर है मईशत, और जो उसमें रखना डालेगा उससे आने हाथों से निपटा जाएगा। यह तय कर लिया गया है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे इस हवाले से लग रहा है कि उनके ऊपर सख्ती जो है वो बढ़ेगी। देखना होगा कि हुकूमत बैलेंस कैसे कर पाती है। अगर सख्ती करते हैं तो रद्द अमल आएगा, और दूसरी तरफ जो आप पाइपलाइन में कोशिशें कर रहे हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। ये असल हुकूमत का इम्तिहान होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो दोनों को किस तरीके से तवाजुन के साथ आगे लेके चलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।